गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव चैट में बता दें, देन स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू चैप्टर, लेक्चर नंबर 1, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर का। आज की क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन यानी ये चैप्टर पढ़ना क्यों है भैया, काहे लिए हम बायो वाले बच्चों को परेशान किया जाता है, ये सब चैप्टर काहे लिए पढ़ना है, इस सारा चीज हम आपको आज के छोटे से क्लास में बताएंगे। बहुत ही छोटा सा क्लास होगा, प्यारा सा क्लास होगा और मजेदार तरीके से एक एक चीज आपको सिखाएंगे। तो याद है निधि मैम पहला काम क्या करती हैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें आज के क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, वंशागति किसे कहते हैं, हम इसे कवर करेंगे, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। दूसरा, विभिन्नता क्या है, हम इसे कवर करेंगे। और तीसरा, वंशागति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको आज हम समझेंगे। यानी 3 चीजें हम आज के छोटे से क्लास में हम डिस्कस करने वाले। उससे पहले आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम आपको बताते हैं कि आखिर वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, उस चैप्टर का मतलब क्या है। जैसे कलुआ का मतलब है विश्व का सुंदर पुरुष निधि मैम की नजरों में, उसी तरीके से वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर का क्या मतलब है ये हमें देखना है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, है ना। अब पहले समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो देखो जब भी आप कोई नया बच्चा होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर भी आप छोटे से बच्चे को कोई भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार देखते हैं तो देखते ही क्या कहते, अरे एकर अखिया तो बिल्कुल एकरा माई पर गईल ह, अरे एकर नकिया तो एकदम में एकरे बाऊ नियर ह, अरे देखत हो अगर अखिया कैसे लुपुर लुपुर करत ह, एकदम अपने बाऊ नियर लुपुर लुपुर करत ह। ऐसे लोग बोलते हैं ना जी। तो अब एकर मतलब ये थोड़े ना कि बाऊ अपना अखिया निकाल कर बच्चा के अंदर डाल दिया या माँ अपना नाक काट करके बच्चे में लगा दी, नहीं ना। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इनका गुण बच्चे में दिखाई दे रहा, तो यही हमारा वंशागति। अगर कोई पूछे ना वंशागति क्या है, तो सिंपल सा यही है, माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना, इसी को क्या कहते हैं, वंशागति। और इसी के वजह से आपके मन में कभी सवाल नहीं कि आखिर कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली क्यों होता है, बिल्ली के पेट से गधा क्यों नहीं निकल जाता, या कुत्ते के पेट से शेर क्यों नहीं निकल जाता, क्यों कुत्ता का बच्चा हमेशा कुत्ते की तरह ही क्यों होता है? तो रीजन है वंशागति, है ना। माता पिता अपने लक्षण अपने बच्चे में डालते हैं, यानी जैसे वो खुद है वो अपने बच्चे को भी क्या करते, वैसा ही बनाते। किसके वजह से? आनुवांशिक पदार्थ के वजह से। तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले। तो अगर आपसे कोई पूछे वंशागति क्या है, अगर कोई आपसे पूछे वंशागति क्या है, तो सिंपल सा जवाब देना, माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना। सिंपल सा, माता पिता के लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना, संतान, ठीक है, माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना, संतान में जाना वंशागति कहलाता है, वंशागति कहलाता है, ठीक है। माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना, हम इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को वंशागति कहते हैं। अब सवाल है मैम कि वंशागति तो समझ में आ गया, अब ये विविधता क्या है? तो विविधता का मतलब है अंतर। जरा आप देखो अपने आप को शीशा में देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। अपने आप को शीशा में देखो, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा तन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। निधि मैम है मेरी बायो नंबर 1, बायो टीचर नंबर 1, है ना। ऐसे ऐसे आप लोग अपने आप को देखते हो, गाना गाते हो ना, लेकिन एक बार अपने आप को देखो, आप लगोगे वाह हम तो सलमान खान से मिल रहे, है ना। जब भी कोई लड़का अपने आप को शीशे में देखता है तो लड़की को लगता है हाय हमारा चेहरा तो बिल्कुल सलमान खान अजय देवगन की तरह है। कोई लड़की अगर अपने आप को देखती है, ठीक है, कोई लड़की अगर अपने आप को शीशे में देख रही है, कहेगी अरे
कटरीना कैफ तो हमारे पीछे एकदम फेल है, कटरीना कैफ से सुंदर तो हम हैं, आय हाय हाय हाय, ऐसे बोलते हैं ना जी। है तो विविधता का मतलब देखो अभी बताते हैं, कैसे भी कहोगे मैम इसमें क्या है, हम सलमान खान की तरह दिख रहे तो हम कटरीना कैफ की तरह दिख रहे तो में दिक्कत क्या है? दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ध्यान से देखो, आप अपने आप को देखते हो लड़का लोग तो सलमान खान लगते हैं, लेकिन जब अपने भाई को देखते हो कहोगे अरे मोरी मैया चंकी पांडे की तरह लग रहा है। हम कहा सलमान खान, हमारा भाई कहा चंकी पांडे, है ना। तो क्या देखने को मिल रहा कि आप और आपके भाई में जमीन और आसमान का अंतर है ना। एक ही माता पिता से पैदा हुए हो, ऐसा नहीं है कि तुमको कोई विश्व सुंदर पुरुष पैदा किया, है ना। तुमको भी तुम्हारे माई बाबू पैदा किए और तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे माई बाबू पैदा किए, लेकिन दोनों दिखने में अलग है। तुम सलमान खान की तरह, चंकी पांडे की तरह, लड़कियां कटरीना कैफ की तरह, दूसरी तो एक हमारी रवीना टंडन, दूसरी रानू मंडल, ऐसा देखने को मिलता है ना। इसी को विविधता कहते हैं। एक ही माता पिता के दो संतानों के बीच जो अंतर होता है, हम इसको क्या कहेंगे? विविधता। क्या कहा जाएगा? विविधता कहा जाएगा। तो सिंपल सा अगर पूछा जाए विविधता क्या है, तो आपका जवाब होगा एक ही माता पिता के संतानों के मध्य, एक ही माता पिता के संतानों के मध्य, एक ही माता पिता के संतानों के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? चैप्टर का नाम और चैप्टर कहना क्या चाहता है हमने आपको ये समझा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है ना? किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नो, नॉट। आगे बढ़े, ठीक है, आइए आगे देखते हैं, है ना। ये हमारा डन हो चुका। अब आगे आ जाओ। अब हमको आखिर में इस चैप्टर में पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है कि आखिर कैसे माता पिता के लक्षण संतान में जाते हैं, आखिर कैसे, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता रहे जिनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला आनुवांशिकी। अगर हम आपसे पूछे जीव विज्ञान क्या है, अगर हम आपसे पूछे कि जीव विज्ञान क्या है, तो क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, सुनो सुनो सुनो, सारे के सारे परिश्रम बैच वाले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज शाम को 7:30 बजे PWUP बोर्ड वाला चैनल पर निधि मैम लेकर आ रही हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 मानव जनन का वन शॉट। तो भैया कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा, दिल को थाम लीजिएगा, क्योंकि आज YouTube पर भौकाल मचेगा। एकदम आसान शब्दों में बेहतरीन तरीके से मानव जनन का रिवीजन करवा देंगे। तो जो लोगों का रिवीजन नहीं हुआ, जिसको चैप्टर नहीं याद, वो सभी को चैप्टर्स एकदम दिमाग में रटवा देंगे। तो सभी लोगों को क्या करना है? सेशन को शेयर करना है, ठीक है। सेशन को हमारे शाम 7:30 बजे वाले को शेयर करना और सबको आ जाना है। परिश्रम बैच वालों जल्दी से आग वाला इमोजी डालो, कौन कौन आएगा? 7:30 बजे सॉरी, है ना, 7:30 बजे यूट्यूब पर जरूर आना जी, 7:30 बजे। तो कौन कौन 7:30 बजे आने वाला? एक बार आग वाला इमोजी, है ना, जो आग लगा है सीने में उसको एक दिशा दीजिए और आग वाला इमोजी कमेंट में डालकर हमको बता दीजिए कि हम आ रहे हैं शाम को 7:30 बजे निधि मैम का वन शॉट का क्लास करने, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार फटाफट से सारे लोग आग डाल दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आई अपने टॉपिक पे आते। बकैती बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो हम पढ़ा रहे थे पहले जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान किसको कहते हैं? तो तुमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे आनुवांशिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। अब जैसे तुमको पैदा भले ही माता पिता की, है ना, जैसे देखो हमारे गौवा में एगो राम सुराहू और राम सुराहू बो ऐसे करके 2 लोग थे। उनके बेटे, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा, क्या नाम रखा? कालचंद्र। क्या नाम रखा? कालचंद्र। लेकिन पड़ोसी वाले जो उसकी खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि वो काले रंग में बड़ा खूबसूरत लगता था, तो लोग उससे खूबसूरती से जलते थे, तो पड़ोसियों ने उसका नाम कालचंद्र से
कलुआ कर दिया। क्या कर दिया? कलुआ कर दिया। तो अगर हम पूछें कि कलुआ का नामकरण किसने किया, अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ये कलुआ नाम किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? कलुआ नाम देने वाले कौन थे? तो भैया अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो बेचारे कालचंद के खूबसूरती से जलते थे, उन्होंने नाम दिया ना। सेम उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, अगर पूछा जाए आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपका जवाब होगा मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इस वैज्ञानिक ने क्या किया? आनुवांशिकी का नियम दिया, इसीलिए इनको आनुवांशिकी का जनक कहा गया। लेकिन आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, ये नाम किसने दिया? तो याद रखना बेटसन। किसने? बेटसन। ठीक है, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी शब्द का इस्तेमाल किया। तो हमने 2-3 चीजें बता दिया। क्या क्या बताया? सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे आनुवांशिकी क्या है, तो क्या लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। ये हो गया हमारा डन। इसके बाद याद रखना, आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक कहते हैं हम मेंडल भैया को। किसको कहते हैं? मेंडल चाचा, है ना। मेंडल चाचा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिकी के जनक। तो अगर पूछेगा आनुवांशिकी के जनक कौन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो याद रखना ग्रेगर, इनका पूरा नाम याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल। और अगर पूछा जाए कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, अगर पूछा जाए आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो क्या बोलोगे? आनुवांशिकी शब्द देने वाले क्या कहलाएंगे? बेटसन। ठीक है, डब्ल्यू बेटसन इनका नाम है, डब्ल्यू बेटसन। ये सभी को याद रखना, 1905 में इन्होंने दिया। क्लियर? बोले यहां तक हमारा बात समझ में आया? क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आनुवांशिक के मूल सिद्धांतों का अध्ययन सबसे पहले ऑस्ट्रिया के पादरी, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, मंदिरों में पुजारी होते हैं, मस्जिदों में अरे यार उनका नाम हमको पता था जी, हम झड़वाने गए हैं उनके पास, बड़े अच्छे लोग होते हैं। क्या नाम है उनका? है कादरी साहब, काजी साहब, है ना, माफ करना। ठीक है, चलिए, उल्टा सा कुछ बोल दिया तो तुम लोग हमारे ऊपर बैन करवा दोगे, है ना। तो बस याद रखना, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी तरीके से चर्च में पादरी होते हैं। उसी तरीके से चर्च में क्या होते हैं बच्चा? याद रखना, चर्च में पादरी होते हैं। हाँ, मौलवी साहब, बहुत बढ़िया, मौलवी साहब। ठीक है, तो देखो, जैसे मंदिरों में पुजारी, मस्जिदों में मौलवी, सेम उसी तरीके से हमारे चर्चों में पादरी होते हैं। तो हमारे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो एक चर्च के पादरी थे। वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। कहाँ के थे बच्चा? ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकता का नियम दिया, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया,
आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? तो याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक लिख रहा है कि मैम की राइटिंग कितनी अच्छी है, हमको पता है, हमारा मजाक उड़ा रहा है हमको पता है कि तुम हमारे मजाक का राइटिंग का मजाक उड़ा रहे हो, है ना, लेकिन फिर भी हमको शर्म नहीं आता, हम बेशरम हो चुके हैं। राइटिंग को लेकर कोई हमको जितना भी बोल दे, बचपन से नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? चिड़िया का टांग है तो है, प्राउड टू राइटिंग भी चाइल्ड चिड़िया का टांग। चलिए अभी आगे आइए। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो याद रखना मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब हम आगे की तरफ, ठीक है, आइए, ठीक है। अब हमारा है वंशागति, है ना। अब हमारा क्या है बच्चा? वंशागति। अब वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति तो देखो, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसी को वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, अगर परीक्षा में दे देगा आनुवांशिकता तो ये नहीं करे मैडम तो वंशागति बताई थी, ये आनुवांशिकता कौन चिड़िया का नाम आ गया? नहीं भैया, आनुवांशिकता और वंशागति दोनों एक है, ठीक है। वंशागति और आनुवांशिकता दोनों क्या है भैया? एक है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसको क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। अब मेंडल ने वंशागति या आनुवांशिकता का नियम दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नियम कैसे दिया, किस पर प्रयोग किया? भैया अगर हमको नियम देना है, हमको मान लो नियम देना है तो हमको प्रयोग न करना पड़ेगा, हमको सिद्ध न करना पड़ेगा। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर पर। कौने मटर पर? उद्यान मटर पर। किने मटर पर? उद्यान मटर पर, है ना। और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जैसे इंसानों का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, उसी तरीके से उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखना पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम, यानी पीस के सटाई के, याद रखना पाइसम सटाइवम, ठीक है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। वंशागति का नियम मेंडल ने दिया था। मेंडल ने अपना नियम देने के लिए अपना प्रयोग मटर यानी पाइसम सटाइवम पर किया था। किस पर? पाइसम सटाइवम पर किया था। क्लियर? और इन्होंने अपना पादप हाइब्रिडाइजेशन पर प्रयोग, ठीक है। हाँ, इनकी किताब का नाम याद रखना कि इनका एक शोध पत्र था जिसका नाम था प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी ऑफ ब्रून में 1866 में प्रकाशित किया। अभी हम आपको लिखवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन देखो अब एक चीज बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो जिनको मेरे बारे में नहीं पता, है ना, जिनको आज हम पढ़ा रहे हैं तो उनको लगता है अरे छोड़ो, कौन पढ़ेगा, निधि मैम से, छोड़ो, हमको नहीं पढ़ना। लेकिन आज से आप अपने आप को देख रहे हो ना, आज से बहुत 5 साल बाद जो आपके बच्चे होंगे या आपके जो जूनियर्स होंगे, उनमें से अचानक से किसी को मेरा वीडियो मिल गया, और ये मैडम तो क्या मस्त पढ़ाती थी, एकदम हंसा हंसा के पढ़ाती थी, वाह मैडम कितनी मस्त से पढ़ाती थी, मस्त थी, मतलब मस्त थी सेंस वो वाली मस्त नहीं, मतलब अच्छा पढ़ाती थी वो वाला, तुम तो लफुआ हो, उल्टे सोचे समझ लोगे, है ना। तो भैया बच्चे कहेंगे हमको ये मैडम से पढ़ना है, तुम लोग हमसे नहीं पढ़ना चाहते, तुम लोग भाग रहे हो, है ना, हमारा क्लास देखते ही फरार हो जाते हो। लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, आपके जो जूनियर्स होंगे, वो अचानक से एक दिन किसी को मेरा वीडियो हाथ लगेगा और कहेंगे हाय हमको यही टीचर से पढ़ना है, हमको इसी टीचर से पढ़ना है, इनको ढूंढ निकालो। और वो लोग क्या करेंगे, हमको ढूंढ निकालेंगे, ठीक है, कहेंगे अरे मैम आप तो वह मैडम है ना जो 2026 में परिश्रम बैच में पढ़ाती थी, हमको आपसे पढ़ना है, वापस आ जाइए आप परिश्रम बैच में। ऐसे हमको ढूंढ कर लेकर आएंगे। बस उसी तरीके से मेंडल ने अपना नियम दे दिया, इन्होंने अपना नियम दिया, लेकिन कौनों ने ध्यान नहीं दो, कह रहे छोड़ो जी, बड़ाऊ को अच्छा नियम दिया होगा, कौन पढ़े, छोड़ो, कोई ध्यान नहीं दिया जब इन्होंने नियम दिया। लेकिन उसके कई सौ साल बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क, जिन्होंने इनके नियम को दोबारा से खोजा और कहा कि हे भैया इन्होंने तो पहले ही बता दिया जो हम आज के समय में ढूंढ रहे हैं कि लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ये भाई साहब ने तो भैया 1865 में ही बता दिया था, है ना, ये लोग ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो याद रखना
सभी को याद रखना है, ठीक है? ठीक है, आइए। ला 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 ला। तो हमने क्या बताया? वंशागति। वंशागति, वंशागति का मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। लक्षणों का एक पीढ़ी से, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, है ना? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसको क्या कहते हैं? वंशागति। ठीक है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। फिर आगे वंशागति का नियम मेंडल द्वारा दिया गया था। वंशागति का नियम मेंडल द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का इस्तेमाल किया। उसके बाद उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट पॉइंट, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, पाइसम सटाइवम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट भैया, ठीक है, मेंडल ने 7 सालों तक अपना प्रयोग 7 सालों तक अपना प्रयोग किया। कब से कब तक? 1856 से 1863। ठीक है, नेक्स्ट, इन्होंने अपना नियम 1865 में प्रतिपादित किया। इन्होंने अपना नियम 1865 में प्रतिपादित किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सन 1900 में इनके नियम का पुनर्खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। ठीक है, सन 1900 में क्या हुआ? याद रखना, सन 1900 में दीदू किशन सर को बुलाइए। अच्छा, एक बात बताओ, किशन सर खलियर बैठे हैं, इनको बोलेंगे किशन सर आइए, आपको बुला रहे हैं। इधर ही अगल बगल घूमते रह रहे हैं कि उनको बुला ले तुरंत लब से आ जाए। अरे नालायको, तनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, है ना? एक टीचर 6 क्लासेस लेता है। अब अजिया देख रहे हो, हमारा टाई निकलता है। ठीक है, हम है कौवा की तरह। बाकी टीचर्स ना ढीले पड़ जाते, 6 क्लासेस ले, थक जाते हैं वो लोग। अभी उनका दोपहर के 3 बजे से क्लासेस चल रहा है, 3 से 4, फिर 4 से 5:30, फिर 6 बजे से वो अवध बैच में क्लास लेने 11th वालों का चल रहा है ना? 11th के बच्चों का क्लास ले रहे हैं अभी, है ना? उसके बाद 7:30 बजे से बिहार बोर्ड का लेंगे। भैया क्लास लेते हैं सब लोग, खलिहर नहीं बैठा होता है कि इनको बुला उनको बुला दिया जाए। चलिए यहां पर आइए, सन 1900 में इनके नियम का पुनर्खोज हुआ। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट भैया, सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियम का पुनर्खोज किया। मेंडल के नियम का पुनर्खोज किया। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक थे? तो याद रखना, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन सेरमार्क, एरिक वॉन सेरमार्क लिख देते हैं तीनों वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन है? कार्ल लॉरेंस,
ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन शेरमार्क, एरिक वॉन शेरमार्क। एरिक वॉन शेरमार्क, है ना, ये आपको इस तरीके से याद रखना है ना, इस तरीके से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बोलो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी, एक बार बताओ बेटा, मैम नोट्स बनाते चले। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ गुड्डी यादव बिल्कुल बना सकती है, गुड़िया यादव, ठीक है। और भैया जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? 5 स्टार, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़िए, है ना, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, हम ठीक है, चलो आइए आइए भैया, है ना। अब आनुवांशिकी से जुड़े कुछ शब्दावली को पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स है जिनका बार बार यूज करेंगे, तो पहले से ही पढ़कर बैठे रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला है जीन, ठीक है। जीन क्या है? तो देखो भैया, आप सभी को पता है, क्या पता है कि देखो, अगर हम कौन लड़का को पकड़ ले, आपको पता है जब भी हम किसी लड़का की बात करते हैं तो निधि मैम के पसंदीदा पुरुष का नाम क्या है? ठीक है, जल्दी कमेंट में बताइए, है ना, निधि मैम को कौन सा लड़का पसंद है? ठीक है, पसंदीदा पुरुष का नाम बताइए जरा, तो है ना। धन्यवाद धन्यवाद लिटिल बाबा नितेश पांडे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। ओके, जल्दी जल्दी फटाफट से निधि मैम के पसंदीदा पुरुष का नाम बताओ। कलुआ कलुआ कलुआ, है ना, सारे लोग सही नाम है। संदीप, तो इतना थोड़ा रकम मारेंगे नालायक ना, उठा के पटकेंगे तुमको, गधा कहीं का। तो केकर नाम लिख रहे हैं भगवान, अरे तनी शर्म करो जी, हमारे इज्जत का तुम लोग लाज रख लो है। अगर कबो हम किसी टीचर के सामने तुम लोगों से पूछ लेंगे, तुम लोग तो हमारी इज्जत का पोपट करके रख दोगे, है। केकर नाम लिखे जा रहे हो, हटो नालायक कहीं के। कलुआ है हमारा पसंदीदा पुरुष, किसी का भी नाम मत लिखिए, है ना। हमको या तो मेरे बच्चे पसंद है या तो कलुआ पसंद है, बस, ठीक है। लाल फूल नीला फूल कमरे में बंद है, हमको कलुआ पसंद है, बुझे। चल यहाँ आइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर हम कलुआ को पकड़े और कलु पूछे, जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बना है, दीवार कौन चीज से मिलकर बना है? ईंटों से मिलकर बना है। उसी तरीके से कलुआ का शरीर किस चीज से मिलकर बना है? तो याद रखना, कलुआ का शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से। किससे बना है? कलुआ का शरीर बना हुआ है, याद रखना, कोशिका। किससे? कोशिका से, ठीक है। ये सभी को याद रखना है कि कलुआ का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब कोशिका, मान लो इसका एक कोशिका हमने धइ के दबोच लिया, है ना, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तब तक निधि मैम दबोच लिया, उसका एक कोशिका ऐसे पकड़ेंगी और उसका एक कोशिका ऐसे खींच ली। क्या की? एक कोशिका ऐसे खींच ली। जैसे ही हमने एक कोशिका निकाला और देखा, क्या देखा कि भैया कोशिका के अंदर क्या है? तो कोशिका के अंदर था केंद्रक। फिर हमने देखा केंद्रक के अंदर क्या है? तो केंद्रक के अंदर था गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या था? गुणसूत्र, याद रखना, है ना। केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 46, ठीक है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। और अगर जोड़ी में पूछे, अगर जोड़ी में पूछे गुणसूत्रों की संख्या, तो याद रखना, मनुष्यों में जोड़ियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ी। कितना है भैया? 23 जोड़ी, ये आपको याद रखना है ना। 23 जोड़ी, गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। अब गुणसूत्रों को ध्यान में देखो, हमारे शरीर में हर एक लक्षण को कंट्रोल करने वाला कौन है? जीन। हमारे शरीर में आंखों का रंग क्या होगा? ये नीली नीली आंखें, सुरूरु सुरूरु, है ना। तो हमारी आंखों का रंग क्या होगा? हमारी बालों का रंग, है ना, हमारी बालों, ये आंखों पे चश्म का पहरा, है ना, ये गोरी, कैसे आंखों बालों पर भी गाना है ना, ये नील से जहरी गाखें, हाँ, ये नील सी गहरी आंखें, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखो तेरी आंखें, आंखों पे चश्म का पहरा,
है ना। तो भैया बालों का रंग सुनहरा होगा, करिया होगा, भूरा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? जीन। जीन कहाँ होता है? गुणसूत्रों पर, है ना। देखो ये हमारा गुणसूत्र है, गुणसूत्र हमारा, जैसे कभी स्वेटर देखे ऊन का बना हुआ, अगर हम स्वेटर का एक धागा खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऊन। ऊन मिलेगा, ऊन मिलेगा ना, ऊन मिलेगा ना। सेम उसी तरीके से आपको याद रखना है। क्या करना है बच्चे? याद रखना है। क्या करना है कि हमारा गुणसूत्र है, हमारे केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है। जब गुणसूत्र को हमने खींच कर देखा तो इसमें डीएनए था। इसमें क्या था? गुणसूत्र हमारा डीएनए से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए लगभग हमारा 2.2 मीटर का होता है ना। हमारी एक कोशिका के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए। लेकिन ये सारा डीएनए काम का नहीं होता, है ना। डीएनए का वह खंड या वह टुकड़ा जो किसी लक्षण को कंट्रोल करता है, हम उसी को जीन कहते हैं। हम उसी को क्या कहते हैं? जीन। जैसे मान लो इतना बड़ा डीएनए है ना, इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है। इसका हर हिस्सा काम का नहीं है। मान लो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो आंखों का रंग तय करता है। ये वाला हिस्सा क्या करता है? आंखों का रंग तय करता है। इसी को कहते हैं जीन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जीन क्या है, तो जीन आनुवांशिकी का इकाई है, पहला चीज। फिर दूसरा, यह डीएनए का वह खंड है जो किसी वांछित लक्षण को कंट्रोल करता है। क्या करता है? जो किसी लक्षण, विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है। जीन गुणसूत्र पर, यह हमारा गुणसूत्र है ना, ठीक है। गुणसूत्र के जिस जगह पर जीन पाया जाएगा उस जगह को जीन लोकस कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उस स्थान को हम जीन लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन लोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन लोकस कहा जाता है। ये सभी को याद रखना है। तो जीन क्या है? कोशिका के अंदर का वह भाग जो किसी सजीव के लक्षणों को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। यह डीएनए का छोटा खंड होता है जिस पर आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर, याद रखना, कोई पूछे जीन क्या है तो कोशिका के अंदर का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो किसी वांछित लक्षण को कंट्रोल करता है, जीन कहते हैं। यह डीएनए का छोटा खंड होता है जिस पर आनुवांशिक कोड होते हैं। और जॉनसन, जीन शब्द किसने दिया? हमने कहा ना, नाम सबका कोई ना कोई देता है ना। तो जीन नाम किसने दिया था? याद रखना, जीन नाम जॉनसन ने दिया था। किसने? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो यहां पर आपको ये याद रखना है, जीन डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है। ठीक है, डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण को, डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। दूसरा पॉइंट, यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। नेक्स्ट भैया, ठीक है, डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा? जीन। ठीक है, जीन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट पॉइंट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन नामक
वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे लोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुणसूत्र के जिस स्थान पर, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन लोकस कहते हैं, उसे जीन लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन लोकस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डन है। आइए, अब हमारा है एलील। अब एलील क्या है? ठीक है, तो लक्षणों को नियंत्रण करने वाली जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो गुणसूत्रों में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एलील। सिंपल सा अगर पूछा जाए एलील क्या है, तो जीनों के वैकल्पिक रूपों को किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले, जैसे मान लो हमको लंबापन लिखना है ना, अगर हमको बताना है लंबापन, लंबा है, अब लंबापन कौन डिनोट करेगा? जीन। लंबा भैया, हमने बोला ना किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन करता है। तो लंबापन को कौन डिनोट करेगा? जीन करेगा। तो जीनों के वैकल्पिक रूप, लंबापन को लिखते हैं डबल कैपिटल टी, बौनेपन को लिखते हैं डबल स्मॉल टी। तो बस याद रखना है। ठीक है, जीनों के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है ना। नेक्स्ट याद रखना, जीनों का वैकल्पिक रूप, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीनों के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीनों के वैकल्पिक रूप को, ठीक है, करने वाले जीनों के वैकल्पिक रूपों को, जीनों के वैकल्पिक रूपों को एलील कहते हैं। ठीक है, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीनों के वैकल्पिक रूपों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक है, जैसे पादप की लंबाई के लिए टी एवं स्मॉल टी का इस्तेमाल करना, इसी प्रकार बीज के आकार के लिए आर एवं आर का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब देखो ये एलील दो प्रकार के होते हैं। एलील का मतलब अगर इसके दोनों जीन समान होंगे तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। यदि एलील के जोड़ों में दोनों एलील समान हो तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी दोनों कैपिटल है, ठीक है, स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी है, कैपिटल आर दोनों कैपिटल है। किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले एलील में अगर दोनों वैकल्पिक जीन समान होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी। ठीक है, जैसे मेरा नाम निधि है तो हम NIDHI लिखेंगे ना, वैसे ही पौधों में या फिर जितने भी लक्षण है उनको भी निर्धारित, लंबेपन को लिखना है तो डबल कैपिटल टी लिखेंगे, बौनेपन को लिखना है तो डबल स्मॉल टी लिखेंगे। आगे बताएंगे किसके लिए क्या लिखा जाता है। बस अभी याद रखना कि किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले अगर वैकल्पिक जीन समान होंगे तो इसे समयुग्मजी कहेंगे, और अगर अलग अलग है तो इसे विषम युग्मजी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। दोनों को यहाँ पे लिख देते है ना। पहले समयुग्मजी का डेफिनेशन, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले, ठीक है, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले एलील में, एलील के अगर दोनों वैकल्पिक जीन समान हो, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले एलील के अगर दोनों वैकल्पिक जीन समान हो, दोनों वैकल्पिक जीन समान हो, वैकल्पिक जीन समान हो तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे लंबापन, इसके लिए डबल कैपिटल टी, बौनापन
इसके लिए डबल स्मॉल टी। इसमें क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। अब बात करते हैं विषम युग्मजी का। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सम युग्मजी के बाद विषम युग्मजी। किसी लक्षण को प्रकट करने वाले, किसी लक्षण को प्रकट करने वाले एलील, है ना, किसी लक्षण को प्रकट करने वाले एलील में, किसी लक्षण को प्रकट करने वाले एलील में अगर दोनों वैकल्पिक जीन अलग अलग हों, अगर दोनों वैकल्पिक जीन अलग अलग हो, किसी लक्षण को प्रकट करने वाले एलील में अगर दोनों वैकल्पिक जीन अलग अलग हो तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सभी को क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख देंगे भैया। जैसे शंकर लंबा, शंकर लंबा कैसे लिखते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, इस तरीके से। ये आपका डन। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हम बोलेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसको याद रखना है। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से देखकर, जैसे अगर आप हमको बाहर से देखो, ठीक है, हमको बाहर से देखो तो कहोगे ना पतली सी हैं, बलवा कटा हुआ है उनका, आंखें मटर की तरह हैं, है ना, ऐसे बोलोगे ना जी। बाहर से देखने पर, बाहर से कह दोगे कि निधि मैम अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप अंदर से हमको देखोगे तो पता चलेगा निधि मैम तो यार बच्चे की तरह हैं, है ना, क्यूट सी हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचती हैं, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन किसी को ये दिखता ही नहीं है, ठीक है। दुख है इस बात का, कोनो बात नहीं, ठीक है। तो भैया देखो, दो तरह याद रखना, एक होता है दृश्य प्रारूप जिसको फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है किसी का बाह्य लक्षण, किसी लक्षण का बाहरी रूप क्या कहलाता है, दृश्य प्रारूप, यानी किसी चीज को देखकर प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान, पहली पीढ़ी, मम्मी पापा से तुम पैदा हुए ना, तो पहली पीढ़ी से प्राप्त संतान, पहली पीढ़ी से प्राप्त संतान का बाहरी रूप, क्या बाहरी रूप, इसी को क्या कहते हैं, दृश्य प्रारूप। जैसे कोई बाहर से लंबा है, बौना है, सफेद है, काला है, गोल है, इसे क्या कहेंगे, दृश्य प्रारूप। दूसरा होता है जीन प्रारूप, अंदर से कैसा है, किसी जीव का जीनी संरचना, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का जीनी संरचना, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जीनी प्रारूप। इसे क्या कहा जाएगा, जीनी प्रारूप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर दोनों को लिख देते हैं। पहला दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप, संकरण से प्राप्त संतान का किसी लक्षण का बाहरी रूप, किसी लक्षण का बाहरी रूप, ठीक है, किसी लक्षण का बाहरी रूप दृश्य प्रारूप कहलाता है। किसी लक्षण का बाहरी रूप दृश्य प्रारूप कहलाता है, ठीक है। किसी लक्षण का बाहरी रूप क्या कहलाएगा, दृश्य प्रारूप कहलाएगा। जैसे बाहर से दिखने पे कोई लंबा है, बौना है, छोटा है, काला है, ये सारे क्या है, दृश्य प्रारूप है, ठीक है। दृश्य प्रारूप का मतलब जैसे लंबा, बौना, लाल, सफेद, गोल, जैसे
लंबा, बौना, गोल, सफेद। आदि। ठीक है, ये याद रखना है। फिर हमारा लक्षण प्रारूप, दृश्य प्रारूप के बाद दूसरा हमारा है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप जीनोटाइप, किसी जीव का जीनी संरचना, किसी जीव का जीनी संरचना, किसी जीव का जीनी संरचना। अंदर से लंबा को लिखते हैं डबल कैपिटल टी, बौने को लिखते हैं डबल स्मॉल टी। ठीक है, तो किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो याद रखना आपका जीन प्रारूप, किसी जीव का जीनी संरचना, जीन प्रारूप, जीनी संरचना जीन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर यहां तक? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण, अब इसको समझो। ठीक है, जब दो अलग अलग जनकों के मध्य, जब दो अलग अलग जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहे, हमारे पास दो, एगो कलुआ और कलुई है, दोनों का हमने बियाह कराया। कलुआ का आंख है काला, कलुआ का आंख है काला, कलुई का आंख है भूरा। जब दोनों के बीच क्रॉस कराया, कलुआ कलुई मिल के बनाए मलुआ, और मलुआ का आंख निकला काला, है ना। इसका मतलब बेटा के अंदर किसका लक्षण दिखाई दे रहा, तो कहोगे कलुआ का। किसका? कलुआ का। तो बस पहली पीढ़ी के संतान में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के संतान में जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है हम उसे कहते हैं प्रभावी जनक, और उसके लक्षण को कहते हैं प्रभावी लक्षण, उसके लक्षण को कहते हैं प्रभावी लक्षण। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। प्रभावी लक्षण क्या है, तो देखो प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे, जब दो अलग अलग, ठीक है, दोनों का गुण अलग अलग है, जब दो विपरीत लिंग वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाए, जब दो विपरीत लक्षण वाले, जब दो विपरीत लक्षण वाले, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य, ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देता है। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देता है, ऐसे जनक को प्रभावी जनक, ऐसे जनक को प्रभावी जनक तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, है ना। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी के संतान में जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है
उस जनक को प्रभावी जनक कहा जाता है, उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी का मतलब है सेब। ठीक है, जब हमने कलुआ और कलोई के बीच में क्रॉस कराया, उससे जो बच्चा हुआ मलुआ, ठीक है, मलुआ की आंख क्या थी? काली, कलुआ की तरह। ठीक है, तो कलुआ का लक्षण क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण। लेकिन कलोई क्या कहलाएगी? कलोई के लक्षण को कहेंगे अप्रभावी, क्योंकि उसका लक्षण बच्चे में नहीं दिखाई दिया। उसका लक्षण बच्चे में नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये नहीं कि गया नहीं, गया माता पिता दोनों का लक्षण, बच्चे में माता और पिता दोनों का लक्षण जाता है, लेकिन दिखता सिर्फ एक लोग का। दिखता किसका है? सिर्फ एक लोग का। जिसका दिखता है उसे प्रभावी जनक और उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जिसका नहीं दिखता उसे अप्रभावी जनक और उसके लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अप्रभावी लक्षण क्या है? तो भैया लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी के संतान में, प्रथम पीढ़ी के संतान में, प्रथम पीढ़ी के संतान में जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देता, प्रथम पीढ़ी के संतान में जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देता, जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देता, ठीक है, जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देता, उस जनक को अप्रभावी जनक, उस जनक को अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक तथा उसके लक्षण को, तथा उसके लक्षण को, तथा उसके लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं, है ना? ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, बोलो बोलो, क्या आपको हमारी बात यहां तक समझ में आया? ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? अंशिका, अंशिका, सुमित गंभीर, इतना पटकेंगे ना, इतना पटकेंगे तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर हो जाओगे, है ना? पढ़ाई पर तुम्हारा ध्यान नहीं है जी। किसको पूछ रहे हो तुम? नालायक कहीं का है। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी जल्दी। क्लियर? यस मैम, यस मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको यहां तक बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आइए मैम, अभी यूट्यूब पर भी क्लास करना है। हाँ जी, बस खत्म कर रहे हैं जी। तुम धमकी दे रहे हो कि मैम जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, सब मत करना। बस 2 टॉपिक बचा है, ठीक है? एकल संकर संकर, ठीक है, मान लो, है ना, मान लो कलुआ का तुमको हम दिए अगुआ का काम, तुम गए बियाह करने, किसका? कलुआ का, है ना? कलुआ से पूछे, ए कलुआ भाई तुमको कैसी लड़की चाहिए? कलुआ कहा, सब हो के हुनर में मेहरारू चाहे सुनर, है ना? आपने कलुआ से पूछा कि तुमको कैसे मेहरारू चाहिए, कैसा बियाह करना है, तो कहा कि भैया वो सुनर होनी चाहिए। कैसी? सुनर, मतलब सुंदर होनी चाहिए। अब तुम गए लड़की ढूंढने, है ना, तो तुम क्या ढूंढोगे? सुंदर, सुंदर लड़की जवान होगी, हम उसे बियाह करा देंगे अपने कलुआ का, उसे बियाह करा देंगे कलुआ का। बस याद रखना, जब 2 जनकों के मध्य केवल एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराओगे तो उसे कहते हैं एकल संकर संकर। क्या कहा जाता? एकल संकर संकरण, ठीक है? और वहीं पर दूसरा हमारा द्विसंकर संकरण। जब आपने फिर से पूछा, ए कलुआ कैसे बियाह करना है, तो कहेगा कि सुंदर होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अब उसने क्या किया? आपको 2 लक्षण दे दिया, आपको सुंदर लड़की भी ढूंढना है और दूसरा पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए।
ठीक है, तो इससे याद रखना कि जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। क्या? द्विसंकर संकरण, ये आपको याद रखना है। मेंडल ने अपने तीनों नियम में क्या किया था? क्रॉस करा। क्रॉस का मतलब माता पिता दोनों को मिला करके बच्चा, ठीक है, तो इस तरीके से। तो जब वो एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराता है तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है। अगर बोलेगा एकल संकर संकरण, तो याद रखना जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, ठीक है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो इसे जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा नेक्स्ट है द्विसंकर संकरण, जब दो लक्षणों को ध्यान में, मेंडल ने मटर के पौधों में 7 लक्षण ढूंढा, कितने? 7 लक्षण, है ना। तो 7 में से अगर एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो एक संकर संकरण, और दो को मिलाकर, है ना, एक साथ ही दो को मिलाकर क्रॉस कराएंगे तो इसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। कल समझाते, अभी बस टर्म्स बता रहे, है ना। अगर कहीं पर लिख दिए द्विसंकर संकरण तो याद रखना कि जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जब दो जनकों के मध्य दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जब दो जनकों के मध्य दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जब दो जनकों के मध्य दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जब दो जनकों के मध्य दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, जब दो जनकों के मध्य दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। और ये हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। ये हमारा क्या हो चुका? कंप्लीट। आज की क्लास में हमने आपको वंशागति किसे कहते हैं, आनुवांशिकता किसे कहते हैं और शब्दावली, ये सब करवा दिया, है ना। कल से हमारा मेन चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, छोटा सा क्लास था इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। आनुवांशिकता क्या है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकी क्या है? तो भैया विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में पढ़ते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। फिर विभिन्नता किसे कहते हैं? तो एक ही माता पिता के संतानों के मध्य में जो अंतर है इसी को विभिन्नता या विविधता कहा जाता है, इसी को विभिन्नता या विविधता कहा जाता है। और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होमवर्क है। सभी को मेंडल, देखो भैया 10th का है, एक बार रिवाइज कर लेना ताकि कल आपको समझ में आए, ठीक है। सभी लोग कल मेंडल के नियम पढ़ेंगे और सबसे पहले मेंडल के नियम से एमसीक्यू क्वेश्चंस कल करवाएंगे ताकि देख सके 10th का कितने बच्चों को याद है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आज का सुपर डुपर क्लास कंप्लीट होता है। शाम को 7:30 बजे सभी लोग ऑन टाइम प्लीज यूट्यूब पे आ जाना, अभी तुम लोग भी आना, अपने दोस्तों को भी लेकर आना, जिस ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर प्लीज हेल्प करना और सारे लोग आना, है ना। आप लोगों को मेरी हेल्प करना इस संख्या को 1000 क्रॉस कराने में, ठीक है। तो प्लीज सारे लोग ऑन टाइम आ जाइएगा, सभी का इंतजार करेंगे, ठीक है। आप सभी का इंतजार करेंगे, प्लीज आना जरूर, ठीक है।
ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।